क्या ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है? कभी कभी जब हम एकांत में होते हैं, रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देख रहे होते हैं, तब मन में एक सवाल उभरता है। क्या यह सब असली है? वो नीला आसमान, सितारों की टिमटिमाती चादर, हमारा शरीर, हमारी सोच, और यहाँ तक कि ये सवाल भी, क्या हम वाकई में हैं या यह सब किसी और की बनाई गई एक कल्पना है? जैसे कोई सपना जो जागते हुए भी चलता रहता है, जैसे कोई कंप्यूटर गेम जहां खिलाड़ी को लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन उसके हर कदम, हर प्रतिक्रिया को पहले से किसी कोड में लिखा गया होता है। यही है वह सवाल जो आज हम खोजने चले हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड असली है या यह एक सिमुलेशन है? कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, दीवारें हैं, कुर्सी है, हवा की सरसराहट है, सब कुछ आपको महसूस हो रहा है। पर अगर कोई आपसे कहे कि यह सब एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजिटल कोड है जिसमें आप खुद एक चरित्र हैं, तो ये विचार अजीब, डरावना और शायद थोड़ा अजीब सा भी लगे। पर यह कोई नया सवाल नहीं है। प्लेटो ने लगभग 2400 साल पहले ही इस पर सोचना शुरू कर दिया था। प्लेटो ने कहा था कि मान लीजिए कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में जन्म से बंद हों, उनके सामने सिर्फ एक दीवार हो और पीछे जल रही आग की रोशनी में परछाइयां नाच रही हों। वे लोग उसी परछाई को ही वास्तविकता मानने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी दीवार के बाहर की दुनिया नहीं देखी। अब सोचिए, अगर उनमें से एक बाहर जाए, असली दुनिया देखे, सूरज, रंग, पेड़, आकाश, और फिर लौटकर उन बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करे कि वो जो परछाइयां हैं वो असली नहीं हैं, तो वे उस पर विश्वास करेंगे। क्या हम भी उसी गुफा में हैं? क्या हम जिस दुनिया को देख, छू, अनुभव कर रहे हैं वह किसी परछाई से ज्यादा नहीं? अब विज्ञान की ओर आते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे वैसे हमारे पास यह सवाल भी और गंभीर होता गया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटर जैसे युग में खड़े हैं, जहां इंसान खुद छोटे छोटे डिजिटल संसार बना रहा है, जिनमें किरदार होते हैं, घटनाएं होती हैं और इंटरैक्शन होता है। अगर हम खुद ऐसा कर सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि कोई और, हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान इकाई, किसी और स्तर की चेतना हमारे लिए भी ऐसा ही एक सिमुलेशन बना चुकी हो? निक बोस्ट्रोम की सिमुलेशन थ्योरी। वर्ष 2003 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने एक पेपर प्रकाशित किया जो इस पूरे विचार को एक वैज्ञानिक शक्ल देता है। उन्होंने 3 में से एक बात को सच मानने को कहा। या तो कोई भी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हो सकती कि वह एक पूर्ण ब्रह्मांड सिमुलेशन बना सके, या फिर अगर सभ्यता इतनी विकसित हो भी जाए तो वे नैतिक कारणों से ऐसा सिमुलेशन नहीं बनाएंगे, या फिर यदि कोई एक भी सभ्यता ऐसा सिमुलेशन बना लेती है तो उस सिमुलेशन में इतने ज्यादा सजीव पात्र होंगे कि सच्चे वास्तविक प्राणी कुल प्राणियों की तुलना में बहुत ही अल्पसंख्यक होंगे। इसका मतलब संभावना है कि हम में से प्रत्येक एक ऐसे ही सिमुलेशन के अंदर हो सकता है जहां हर चीज डिजाइन की गई हो, हमारे विचार, हमारा भूतकाल, यहां तक कि ये बातचीत भी। पर क्या सब कुछ सिर्फ संभावना है? कई लोग कहते हैं ये सब एक थ्योरी है, कोई सबूत नहीं, और हाँ, ये सही है। पर आइए एक गहराई से देखें। ब्रह्मांड में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो अजीब रूप से कंप्यूटेड लगती हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में एक लिमिट है, प्रकाश की गति। ये किसी सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेसिटी की तरह काम करती है। क्वांटम दुनिया में चीजें तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक उन्हें कोई नहीं देखता। जैसे वीडियो गेम में जब तक आप किसी क्षेत्र में नहीं जाते, वो रेंडर नहीं होता। ब्रह्मांड के हर नियम को हम गणित से समझा सकते हैं, पर क्यों एक इंसानी बनावटी भाषा, गणित, इतनी अच्छी तरह ब्रह्मांड को समझा पा रही है? यह सब ऐसे संकेत हैं जो ये सोचने को मजबूर करते हैं कि शायद हम एक डिजाइन की गई वास्तविकता में जी रहे हैं। अब आपको यह विचार कहीं कहीं साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, जैसे फिल्म मैट्रिक्स या इंसेप्शन, पर याद रखिए, विज्ञान और कल्पना के बीच की दूरी हमेशा बहुत कम रही है। 19वीं सदी में अगर आप किसी से कहते कि एक दिन लोग एक डिवाइस में चेहरा देखकर दुनिया के किसी भी कोने से बात कर पाएंगे, तो वे हंसते। पर आज वीडियो कॉल आम है। इसी तरह आज हम कहते हैं कि हम वास्तविक दुनिया में हैं, पर हो सकता है कि कल हम यह समझें कि हम सिर्फ कोड की एक परत है जो किसी सुपर इंटेलिजेंस द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये सब एक सिमुलेशन है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं, या फिर इसका मतलब है कि हम किसी बड़े उद्देश्य के हिस्से हैं? हो सकता है यह सिमुलेशन एक प्रयोग हो, नैतिकता का, भावनाओं का, अस्तित्व का,
या हो सकता है यह किसी और ब्रह्मांड के स्कूल में हो रहे एक विज्ञान प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, मानव व्यवहार के विकास का विश्लेषण। पर जो भी हो, इस विचार से एक गहरी समझ निकलती है। हम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो शायद खुद भी नहीं जानती कि वह असली है या नहीं। अब हम इस विचार की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कैसे आधुनिक भौतिकी, क्वांटम सिद्धांत और कॉस्मोलॉजी सिमुलेशन थ्योरी को समर्थन या चुनौती देते हैं। हम यह भी जानेंगे कि सच क्या है और क्या हम कभी यह जान सकते हैं। यदि आप तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखें। बहुत अच्छा। अब हम इस विचार को और गहराई से समझने के लिए उस अदृश्य पर्दे के पीछे चलते हैं जहां विज्ञान और दर्शन आपस में टकराते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमें न तो केवल तथ्य मिलते हैं और न ही केवल कल्पनाएं, बल्कि एक ऐसी गूंज जो वास्तविकता के मायनों को फिर से परिभाषित करती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी किनारे बैठे हैं। पानी की सतह पर लहरें हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं और फिर मिट जाती हैं। आप उस पानी को देख सकते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब पा सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह प्रतिबिंब जो आपके चेहरे का एक रूप दिखाता है, क्या वह भी असली है या केवल आपकी मौजूदगी की एक छाया? हमारा ब्रह्मांड भी कहीं उसी पानी की सतह जैसा तो नहीं, जहां सब कुछ केवल कंपन है, ऊर्जा है और जहां असली और आभासी की सीमाएं धुंधली हैं। ब्रह्मांड के नियम बेहद सटीक और गणनात्मक हैं। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही बारीकी से लिखे गए कोड के अनुसार सब कुछ चल रहा हो। हर कण, हर परमाणु, हर प्रतिक्रिया एक सुव्यवस्थित अनुक्रम में घटित होती है, मानो ब्रह्मांड कोई प्रोग्राम हो जो खुद को समय के साथ रेंडर कर रहा है। लेकिन अगर ये एक कोड है तो कोडर कौन है? क्वांटम यांत्रिकी, यानी प्रकृति का वह स्तर जहां भौतिकी का हर नियम बिखरने लगता है। वहां एक बहुत ही रोचक व्यवहार देखने को मिलता है। जब हम किसी कण को मापते हैं तभी वह अपनी स्थिति निर्धारित करता है। जब कोई उसे नहीं देख रहा होता तब वह एक साथ अनेक स्थानों पर हो सकता है। यह बात साधारण समझ से परे है, पर ध्यान दीजिए, यह व्यवहार बहुत हद तक उस वीडियो गेम की तरह है जहां दृश्य केवल उसी समय बनते हैं जब खिलाड़ी उन्हें देखने जाता है। क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि हमारी वास्तविकता भी कुछ वैसी ही हो सकती है? हमें यह जानकर हैरानी होती है कि ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल स्तर दोनों एक ही रहस्य को दोहराते हैं। सूक्ष्म स्तर पर जब हम क्वांटम कणों को देखते हैं तो वे अनिश्चित होते हैं, और विशाल स्तर पर आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड की सीमाओं पर भी हमें केवल संभावनाएं ही मिलती हैं। जैसे हर तरफ पर्दे हैं और पर्दे के पीछे की सच्चाई हमारी पहुंच से बाहर है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को समझने की कोशिश में अनेक प्रयोग किए हैं। बेल्स थ्योरम और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे परीक्षणों ने दिखाया है कि वास्तविकता शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी हमें दिखती है। डबल स्लिट प्रयोग में एक कण, जैसे प्रकाश या इलेक्ट्रॉन, जब एक दीवार की दो दरारों से गुजरता है तो वह एक ही समय में दोनों रास्तों से गुजरता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वह एक ही दरार से जाता है। यानी देखने से ही वास्तविकता बदल जाती है। यह विचार केवल चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि हमारे सच को ही सवालों में डाल देता है। अब हम समय की बात करते हैं। समय, जिसे हम घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, शायद कोई बुनियादी चीज नहीं, बल्कि हमारी चेतना की रचना है। जब आप सपने में होते हैं तो सपनों का समय असली समय से अलग होता है। 1 मिनट का सपना आपको घंटों का लग सकता है। इसी तरह कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय एक अनुभव है, न कि ब्रह्मांड की कोई ठोस इकाई। और यदि समय भी एक भ्रम है तो यह भ्रम किसने गढ़ा? इस पूरे सिमुलेशन विचार का एक और पहलू है गणित की भूमिका। गणित को अक्सर एक इंसानी भाषा माना जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। गणित हमारे बनाए सिद्धांतों से बहुत आगे निकल चुका है। वह प्राकृतिक नियमों में हर जगह मौजूद है। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या, आकाशगंगाओं की घूमने की गति, यहाँ तक कि आपके डीएनए में भी। लेकिन यह गणित वहां क्यों है? क्या इसलिए कि ब्रह्मांड सच में गणनात्मक है, या इसलिए कि उसे किसी ने ऐसे डिजाइन किया है? अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो वह चल कैसे रहा है? किस शक्ति पर आधारित है? क्या कोई सर्वशक्तिमान कोडर है, या एक बेहद उन्नत मशीन जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है? और अगर ऐसा है तो हमारा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना मानवता का अस्तित्व। धर्मों ने इसे ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह या गॉड के रूप में देखा, पर शायद ये अलग नाम एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसी चेतना जो हमारी चेतना से परे है।
यदि सिमुलेशन सच है तो ईश्वर एक कोडर हो सकता है, एक निर्माता जो इस प्रयोग को चला रहा है, और हम उस कोड के चरित्र हैं जिन्हें चेतना का भ्रम दिया गया है ताकि हम अपने आप को जान सकें। लेकिन यह भी संभव है कि सिमुलेशन किसी उद्देश्य के लिए न हो बल्कि बस एक प्रयोग हो, या फिर हम ही वह चेतना हो जो अब अपने निर्माता को समझने की कोशिश में लगी है और यह यात्रा खुद में ही उद्देश्य बन चुकी हो। हमारे चारों ओर मौजूद नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, गति, ऊर्जा संरक्षण, यह सब किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की लॉजिक संरचना की तरह है। इनमें अपवाद नहीं होते। यह एक मजबूत संकेत है कि ब्रह्मांड किसी प्रोटोकॉल के अधीन चल रहा है, और यह प्रोटोकॉल इतना सटीक, इतना गहरा और इतना गणनात्मक है कि हम उसे चमत्कार समझते हैं। पर शायद वह एक अत्यधिक परिष्कृत तकनीकी डिजाइन है। लेकिन इस बात से डरना नहीं चाहिए। यदि यह जीवन एक सिमुलेशन भी है तो भी इसका अनुभव, इसकी भावनाएं, इसका प्रेम और इसकी पीड़ा सब कुछ असली है। एक सपना भी तब तक सच होता है जब तक हम उसमें होते हैं, और हो सकता है यही सपना हमें अपने अस्तित्व की असली परतों तक पहुंचाए। अब हम धीरे धीरे उस जगह पहुंचने लगे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। एक जगह जहां ब्रह्मांड के नियम, चेतना के रहस्य और वास्तविकता की प्रकृति एक ही प्रश्न में सिमट जाते हैं। मैं कौन हूं? यह सब क्या है? यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगले हिस्से में हम और आगे बढ़ेंगे, उन वैज्ञानिक खोजों की ओर जो हमें बताते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं या नहीं। और फिर हम पूछेंगे, यदि हम एक सिमुलेशन में हैं तो क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? अब हम उस रहस्य की ओर गहराई में उतरते हैं जहां विज्ञान केवल गणना नहीं रह जाता बल्कि चेतना की उस सीमा को छूता है जिसे जानने की लालसा हर युग में इंसान के भीतर धधकती रही है। हम अब ऐसे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो केवल प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर के मौन में भी गूंजते हैं। क्या हम इस सिमुलेशन को पहचान सकते हैं? क्या इसके बाहर भी कोई सत्य है, या फिर यह बाहर खुद एक और सिमुलेशन है? जब हम किसी स्वप्न में होते हैं तब वह हमें उतना ही असली लगता है जितना जागृत जीवन। सपने में हम दौड़ते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, सब कुछ उतना ही सजीव होता है। पर जैसे ही हम जागते हैं हमें महसूस होता है कि वह सपना था। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जिस जीवन को हम जागृत कहते हैं, यदि वह भी किसी और जागरण से पहले का सपना हो? सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक यह मानते हैं कि यदि यह ब्रह्मांड वास्तव में एक डिजाइन किया गया प्रोग्राम है तो इसके भीतर हमें ऐसे संकेत मिलने चाहिए जो इसकी डिजाइन की गई प्रकृति की ओर इशारा करें। ये संकेत विज्ञान के उन कोनों में छिपे हो सकते हैं जहां परंपरागत सोच टूट जाती है और अज्ञात की आहट मिलती है। एक उदाहरण है प्लैंक लेंथ। यह वह सबसे छोटा माप है जिससे छोटा कोई भी माप संभव नहीं। जैसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन में पिक्सल होते हैं, ब्रह्मांड के भी पिक्सल हो सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन सीमित। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड असल में डिजिटल हो सकता है, बिल्कुल किसी सॉफ्टवेयर की तरह जिसकी एक सीमित रेजोल्यूशन है। यह विचार बहुत गहरा है। अगर सब कुछ डिजिटल है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड का हर टुकड़ा, हर सेकंड पहले से कोड में लिखा हुआ है और हम सिर्फ उस कोड के निष्पादन का अनुभव कर रहे हैं। अब हम आते हैं चेतना पर। चेतना यानी वह अनुभव कि मैं हूं, यह सबसे बड़ा रहस्य है। हम कंप्यूटर बना सकते हैं, मशीनें बना सकते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें आत्मबोध दे सकते हैं? आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम, जैसे कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, वो शब्दों को समझ सकते हैं, भाषा को उत्पन्न कर सकते हैं, पर वे अनुभव नहीं कर सकते। उन्हें यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्योंकि वे अभी तक चेतना से रहित हैं। लेकिन अगर हमारी चेतना भी किसी एल्गोरिथम का परिणाम है तो इसका मतलब है कि चेतना को भी कोड किया जा सकता है। इस विचार से एक और भयावह प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं, या हमारे हर निर्णय, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया, हर सोच उस सिमुलेशन के कोड के अनुसार ही निर्धारित है? यदि हम किसी को क्षमा करते हैं या प्रेम करते हैं या क्रोधित होते हैं, क्या यह सब भी किसी एल्गोरिथम के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो फिर नैतिकता क्या है, अपराध क्या है, और क्या कोई वास्तविक अहम है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो उसमें बग्स भी होने चाहिए, यानी ऐसी घटनाएं जो नियमों से मेल न खाती हों। शायद हम उन्हें चमत्कार कहते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी लॉजिक में फिट नहीं होती, जैसे कोई दुर्घटना जो होते होते बच जाती है, कोई असंभव गणना जो अचानक सुलझ जाती है।
या कोई सपना जो बाद में सच साबित होता है? क्या ये ग्लिचेस हैं या फिर ये संकेत हैं कि कोड कहीं ढीला है? भौतिकी के कुछ क्षेत्र जैसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल इस थ्योरी को मजबूती प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक 2 आयामी सतह पर दर्ज सूचना का प्रतिबिंब हो सकता है, जैसे कोई 3D फिल्म 2D स्क्रीन पर दिखाई जाती है। यदि यह सच है तो यह हमारी वास्तविकता को ही उलट देता है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वह किसी और सतह पर दर्ज डेटा का त्रिआयामी अनुभव मात्र हो सकता है। अब आइए एक उदाहरण से इसे सरल बनाते हैं। जब हम वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनते हैं तो हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है, जहां हमारे इर्द गिर्द सब कुछ वास्तविक लगता है। हम उसमें चलते हैं, वस्तुएं छूते हैं, डरते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन वह सब कुछ एक कोड, एक डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से बनाया गया होता है। अगर उस व्यवस्था में बिजली चली जाए, सब कुछ एक झटके में गायब हो जाता है। अब सोचिए, क्या हमारी यह दुनिया भी ऐसी ही है? और यदि कभी उस कोड को चलाने वाली ऊर्जा बंद हो जाए, तो क्या हम भी ऐसे ही अचानक शून्य में विलीन हो जाएंगे? इस विचार के आगे बढ़ते हुए हमें एक और गहरी परत मिलती है। क्या यह ब्रह्मांड अकेला है? यदि कोई सिमुलेशन संभव है तो एक नहीं, अनगिनत सिमुलेशन संभव है। जैसे एक कंप्यूटर पर हम हजारों फाइलें बना सकते हैं, वैसे ही हजारों ब्रह्मांड बनाए जा सकते हैं, जिनमें हर एक में अलग अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग समय, अलग अलग जीवन के रूप। ये मल्टीवर्स की अवधारणा से जुड़ जाता है। वह विचार कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी ब्रह्मांड हैं, जिनमें हो सकता है हम भी किसी और रूप में मौजूद हों। यदि ऐसा है तो क्या हमारे अस्तित्व का कोई विशेष अर्थ है, या फिर हम केवल एक प्रयोग हैं, एक अनंत प्रयोगों की श्रृंखला में? इस विचार में भय है, लेकिन एक प्रकार की विनम्रता भी। ये हमें ये समझने को कहता है कि हम शायद उतने केंद्र में नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, पर फिर भी हम सोच सकते हैं। और यही सोच, यही सवाल हमें विशेष बनाते हैं। सभी सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। वेदांत ने इसे माया कहा, बौद्ध दर्शन ने इसे शून्यता, ग्रीक दार्शनिकों ने इसे प्रतीति और वास्तविकता का द्वंद्व बताया। लेकिन हर परंपरा में एक बात समान है कि सच्चाई हमारी इंद्रियों से परे है। इस सिमुलेशन थ्योरी के संदर्भ में ये परंपराएं एक नई रोशनी में सामने आती हैं। शायद उन्होंने जो माया कहा वही आज हम कोड कह रहे हैं, जो उन्होंने ब्रह्म कहा वही आज हम स्रोत कोड या प्राइमरी चेतना कह सकते हैं। भले ही भाषा अलग हो, पर लक्ष्य वही है, उस अदृश्य सत्ता को पहचानना जिसने इस संपूर्ण अनुभव को रचा। हम धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां विज्ञान, दर्शन और चेतना एकजुट होकर एक ही दिशा में देख रहे हैं, उस उत्तर की ओर जो शायद न कभी पूरा मिलेगा, न कभी स्पष्ट होगा, लेकिन जिसकी खोज ही हमारे अस्तित्व की सबसे सुंदर यात्रा है। अब हम अगले हिस्से में जानेंगे कि क्या वैज्ञानिक रूप से हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं या नहीं। हम देखेंगे उन प्रयोगों की ओर जो इस विचार को चुनौती देते हैं, और साथ ही उन रहस्यों की ओर जो अभी भी बिना उत्तर के हैं। हम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कल्पना और तर्क की रेखा धुंधली पड़ने लगती है, जहां प्रश्न अब सिर्फ क्या यह सिमुलेशन है नहीं रहता, बल्कि बदल कर बन जाता है। अगर यह सिमुलेशन है तो क्या हम उसे पहचान सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी तकनीकी और बौद्धिक क्षमता है जिससे हम इस जटिल और विशाल कोड की परतों को खोल सकें और उसके भीतर झांक सकें? मानव जाति ने जब से ब्रह्मांड को समझना शुरू किया है, तब से हम बार बार एक ही बात से चकित हुए हैं कि क्यों यह सब इतना सटीक है, क्यों ब्रह्मांड के नियम इतने परिपूर्ण हैं कि उनमें जीवन उत्पन्न हो सके। इसे वैज्ञानिक भाषा में फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के भौतिक स्थिरांक जैसे गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कॉस्मिक एक्सपेंशन की दर, ये सब इतने सटीक हैं कि उनमें थोड़ा भी बदलाव हो जाए तो जीवन संभव नहीं हो सकेगा। अब आप सोचिए, अगर किसी मशीन या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसकी सेटिंग्स बिल्कुल सही रखी जाती हैं ताकि वह क्रैश न करे, तो हम कहते हैं कि वह बारीकी से डिजाइन किया गया है। उसी तरह यदि ब्रह्मांड इतना सूक्ष्मता से संतुलित है, तो क्या यह भी एक डिजाइन का परिणाम नहीं हो सकता? इसी प्रश्न से जन्म लेता है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, मानव केंद्रित सिद्धांत। इसका एक सरल रूप कहता है कि ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा है, क्योंकि अगर यह ऐसा नहीं होता तो हम यहां होते ही नहीं कि इस पर सवाल कर सकें। लेकिन इसका एक और पहलू है जो कहता है शायद यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन
इसलिए है क्योंकि इसे किसी ने खास रूप से हमारे जैसे प्रेक्षकों के लिए तैयार किया है। किसी प्रयोग की तरह, एक परिकल्पना की तरह। यह विचार हमें एक और आधुनिक प्रयोग की ओर ले जाता है, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक रिलेटिव्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि अगर ब्रह्मांड डिजिटल है तो उसमें एक लैटिस, एक ग्रिड मौजूद होनी चाहिए जिस पर यह सिमुलेशन चल रहा है। जैसे कंप्यूटर गेम में एक सीमित रेजोल्यूशन होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी एक ग्रिड साइज होनी चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा कि उच्च ऊर्जा की घटनाओं जैसे ब्रह्मांडीय किरणों की टक्कर का विश्लेषण करके यह देखा जा सकता है कि क्या उनमें डिजिटल सिग्नेचर मौजूद है, यानी क्या वे ऐसी असमानताएं दिखाती हैं जो केवल एक सिमुलेशन में ही हो सकती हैं। अब तक कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन यह खोज जारी है। पर सोचिए, अगर एक दिन हमें यह प्रमाण मिल जाए कि हम सच में एक सिमुलेशन में हैं, तो फिर क्या होगा? क्या सरकारें उसे छुपाएंगी? क्या समाज बिखर जाएगा? या क्या हम सब कुछ वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जीते आए हैं? क्योंकि चाहे सिमुलेशन हो या नहीं, पीड़ा असली लगती है, प्रेम असली लगता है, जीवन असली लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चाई जानना मुक्त करता है, पर क्या हर सच्चाई को जानना आवश्यक है? और क्या हम उस सत्य के लिए तैयार हैं जो हमारी सबसे बुनियादी समझ को तोड़ सकता है? अब एक दिलचस्प विचार की ओर बढ़ते हैं। कैसे पता चले कि हम सिमुलेशन में हैं? कुछ तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कभी हम खुद इतनी उन्नत तकनीक बना लें कि हम एक पूर्ण ब्रह्मांड सिमुलेशन बना सकें और उसमें चेतना भर सकें, तो इसका मतलब यह होगा कि हम पहले से ही एक सिमुलेशन के भीतर हैं। क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तो हमारे जैसे हजारों अन्य असली सभ्यताएं पहले कर चुकी होंगी, और ऐसे में असली ब्रह्मांड के लोगों की तुलना में सिमुलेटेड प्राणियों की संख्या अनगिनत अधिक हो जाएगी। यानी हम उन अनगिनत सिमुलेटेड लोगों में से एक होने की अधिक संभावना रखते हैं। ये विचार केवल दार्शनिक नहीं है, ये कंप्यूटेशनल तर्क हैं जो गणना और संभाव्यता के आधार पर टिके हुए हैं, और इन्हें नकारना उतना ही मुश्किल है जितना स्वीकारना। लेकिन यहाँ पर एक और जटिल समस्या खड़ी होती है। क्या सिमुलेशन के भीतर रहते हुए हम कभी सिमुलेशन के बाहर की सच्चाई को जान सकते हैं? ये वैसा ही है जैसे एक सपना देखते हुए ये समझना कि आप सपना देख रहे हैं। केवल बहुत ही दुर्लभ लोग लूसिड ड्रीमिंग के दौरान यह कर पाते हैं। यदि यह ब्रह्मांड एक कोड है, तो वह कोड कहाँ चल रहा है? किस मशीन पर, किस आयाम में? क्या वह मशीन किसी और ब्रह्मांड में है? और क्या वह ब्रह्मांड भी एक और सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है? यानी एक सिमुलेशन के भीतर सिमुलेशन, जैसे सपनों के भीतर सपना। इस विचार को इंसेप्शन रियलिटी भी कहा गया है। इन सभी विचारों के बीच एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि वास्तविकता वह नहीं है जो हमारी आंखें दिखाती हैं, और यह भी कि हमारी चेतना, वह मैं जो यह सब सोच रहा है, वह शायद इस सिमुलेशन से परे है। हो सकता है कि शरीर और मस्तिष्क इस दुनिया का हिस्सा हो, पर चेतना वह कहीं और से आई हो, एक स्रोत से जो स्थायी है, अनंत है, और इस सिमुलेशन को सिर्फ देख रही है, जैसे एक दर्शक, एक साक्षी। यह विचार अद्वैत वेदांत से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि आत्मा अजन्मा है, अनश्वर है, और यह दुनिया केवल माया है। ध्यान दीजिए, माया का अर्थ झूठ नहीं, बल्कि वह वास्तविकता जो सत्य के ऊपर एक पर्दा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिमुलेशन असली लगती है, पर उसके पीछे कुछ और होता है। इसलिए हो सकता है कि सिमुलेशन थ्योरी विज्ञान और दर्शन का मिलन हो, और यह मिलन हमें उस सत्य की ओर ले जाए जहां हम यह समझ सकें कि हम केवल शरीर नहीं, कोड नहीं, बल्कि चेतना है, और वही चेतना वह यथार्थ है जो किसी सिमुलेशन में नहीं बंधती। हम अब उस पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहां हम यह सोचेंगे, अगर यह सब सिमुलेशन है तो क्या इसका कोई उद्देश्य है? क्या यह केवल एक अनुभव है? क्या इसका कोई लक्ष्य है? या हम केवल अनंत गणनाओं के एक प्रवाह में एक क्षण मात्र हैं? अगले हिस्से में हम इन प्रश्नों की पड़ताल करेंगे और उस संभावना की ओर बढ़ेंगे कि शायद इस पूरी सृष्टि का निर्माण केवल एक कारण से हुआ हो, खुद को जानने के लिए। अब तक की इस यात्रा में हमने उन सवालों को छुआ है जो मनुष्य के भीतर सदियों से जागते रहे हैं। क्या यह सब असली है? क्या हम एक कोड का हिस्सा हैं? क्या हमारी चेतना भी किसी गणना का परिणाम है? लेकिन अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां प्रश्न केवल सिमुलेशन के अस्तित्व का नहीं रह जाता, बल्कि उससे भी गहरा हो जाता है। यदि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या यह मात्र एक वैज्ञानिक प्रयोग है, या फिर एक खेल, या शायद यह एक आत्मशोध की प्रक्रिया है जहां निर्माता खुद को जानने के लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड रचता है? कल्पना कीजिए, आप एक आईने के सामने खड़े हैं।
वह आईना आपकी छवि दिखाता है, लेकिन यदि वह आईना इतना गहरा हो कि वह न केवल आपका चेहरा बल्कि आपके विचार, भावनाएं और स्मृतियां भी प्रतिबिंबित कर सके, तो क्या वह केवल आईना रहेगा या फिर वह खुद एक चेतन इकाई बन जाएगा जो आपको जानने लगेगा? कुछ विचारकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही एक चेतन आईना है जिसमें निर्माता स्वयं को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है। हम इस सिमुलेशन के भीतर केवल किरदार नहीं बल्कि उस चेतना के प्रतिबिंब हैं जो खुद को अनुभव करना चाहती है। इस विचार को आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी छूती है। जब हम कहते हैं कि एक कण तब तक स्थिर नहीं होता जब तक उसे मापा न जाए, तब हम मानते हैं कि देखने की प्रक्रिया ही वास्तविकता को तय करती है, यानी अवलोकन ही सृष्टि को आकार देता है। और यदि चेतना ही वास्तविकता को परिभाषित करती है, तो इसका अर्थ हुआ कि चेतना ही सृष्टि का मूल कारण है। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि यह पूरी सृष्टि एक चेतन प्रयोग हो? एक ऐसा प्रयोग जहां लाखों करोड़ों आत्माएं अलग अलग रूपों में जन्म ले रही हैं, अनुभव कर रही हैं और फिर धीरे धीरे उस चेतना के मूल स्रोत की ओर लौट रही हैं। ये विचार केवल दर्शन नहीं बल्कि आधुनिक तर्कशास्त्र और कॉस्मिक प्रिंसिपल्स की नई व्याख्याओं में भी उभरने लगे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक सेल्फ इंटरप्रेटिंग सिस्टम है, यानी यह खुद को समझने के लिए खुद को ही उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत में हम और आप जो प्रश्न पूछते हैं, जो अपने अस्तित्व को लेकर जिज्ञासु हैं, केवल पात्र नहीं बल्कि प्रयोग का केंद्र हैं। और अगर ऐसा है तो यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान दें। सपनों में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को देखते हैं जैसे हम खुद के ही दर्शक बन जाते हैं। यह चेतना की एक विशेष अवस्था है। अब सोचिए, अगर हम इस दुनिया में भी अपने जीवन के अनुभवों को देख सकते हैं, यानी उन पर विचार कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं, तो क्या यह भी संकेत नहीं है कि हम केवल अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक भी हैं? और शायद यही वह कुंजी है जिससे हम सिमुलेशन की सीमाओं को पहचान सकते हैं। जैसे कोई सपना जो लुसिड हो जाता है, जहां स्वप्न दृष्टा जान जाता है कि वह सपना देख रहा है और फिर वह सपने को बदलने लगता है। क्या हम भी इस सिमुलेशन में उसी प्रकार जाग सकते हैं? अगर हाँ, तो वह जागरूकता हमें उस दिशा में ले जा सकती है जहां हम न केवल इस ब्रह्मांड की प्रकृति को समझ सकें बल्कि उस चेतना को भी छू सकें जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसी विचार को पूर्वी दार्शनिक परंपराएं आत्म साक्षात्कार कहती हैं। जब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह न तो शरीर है न मन, बल्कि उससे परे कोई ऊर्जा, कोई शुद्ध चेतना है, और वह चेतना ही इस ब्रह्मांड की आधारशिला है। अब यह सोचिए, यदि यह सिमुलेशन है और इसका उद्देश्य आत्मज्ञान है, तो क्या इसका कोई अंत है? क्या एक दिन हम इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष ये सब उस प्रक्रिया के हिस्से हैं जिसमें आत्मा एक एक जन्म में सीखती है, अनुभव करती है और धीरे धीरे उस चेतना की ओर लौटती है जहां से वह आई थी। और जैसे ही वह जान जाती है कि वह केवल एक पात्र नहीं बल्कि लेखक भी है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाती है। पर आधुनिक विज्ञान इस विचार को कैसे देखता है? कुछ वैज्ञानिक जैसे प्रोफेसर डेविड चैल्मर्स ये मानते हैं कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह वास्तविकता झूठी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह एक प्रकार की वास्तविकता है, डिजिटल लेकिन फिर भी प्रभावशाली। उनके अनुसार अगर आग डिजिटल हो पर जला सकती है तो वह असली है, अगर प्रेम कोड से उपजा हो पर महसूस होता है तो वह असली है। इसलिए चाहे यह सिमुलेशन हो या नहीं, इसका अनुभव असली है। और शायद असल मायने भी यही हैं। किसी चीज का अनुभव करना, उसे समझना और उससे स्वयं को बेहतर बनाना, यही ब्रह्मांड के हर कण की यात्रा है। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे जहां हम उन वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों की टकराहट को देखेंगे जिन्होंने इस थ्योरी को गहराई दी है, लेकिन साथ ही उसे चुनौती भी दी है। क्योंकि जहां विश्वास है वहीं शंका भी जन्म लेती है, और यही द्वंद्व, यही द्वैत हमें सत्य के और करीब ले जाता है। अब तक हमने विचार किया कि सिमुलेशन थ्योरी केवल एक दर्शन या कल्पना नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक सोच का विस्तार भी है जो अब ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को बारीकी से टटोल रही है। लेकिन इस विचार को केवल तर्क से नहीं, ठोस वैज्ञानिक शोध और प्रयोगों से भी समर्थन मिला है। ऐसे प्रयोग जो हमारी समझ की सीमाओं को बार बार चुनौती देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यह प्रयोग 1800 के दशक से चला आ रहा है।
लेकिन इसकी गहराई को 20वीं सदी में समझा गया, जब क्वांटम यांत्रिकी का जन्म हुआ। प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन को दो दरारों स्लिट्स वाली एक दीवार की ओर भेजा जाता है और उसके पीछे एक स्क्रीन होती है जो यह दिखाती है कि वह कण कहाँ गिरा। अगर हम उन कणों को न देखें तो वे दोनों दरारों से एक साथ गुजरते हैं और पीछे एक तरंग जैसी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं जो यह दिखाता है कि वे स्वयं ही अनेक संभावनाओं में मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें निरीक्षित करते हैं, यानी कोई डिटेक्टर लगाते हैं, वे केवल एक दरार से गुजरते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। इस प्रयोग ने हमें यह समझाया कि देखने की क्रिया ही वास्तविकता को बदल देती है। यह केवल विज्ञान नहीं, एक आध्यात्मिक झटका है। अगर ब्रह्मांड इस तरह से कार्य करता है तो क्या यह संकेत नहीं है कि यह सिमुलेशन केवल तभी रेंडर होता है जब कोई उसे देख रहा होता है। जैसे वीडियो गेम में कोई क्षेत्र तब तक प्रोसेस नहीं होता जब तक खिलाड़ी वहां न पहुंचे। यह विचार हमें डिजिटल ब्रह्मांड की धारणा के और करीब लाता है। अब बढ़ते हैं एक और अभूतपूर्व खोज की ओर, होलोग्राफिक यूनिवर्स प्रिंसिपल। 1990 के दशक में गेरार्ड थूफ्ट और लियोनार्ड सस्काइंड नामक दो भौतिक शास्त्रियों ने यह प्रस्तावित किया कि हमारे त्रिआयामी ब्रह्मांड की सभी जानकारियां एक द्विआयामी सतह पर मौजूद हो सकती हैं, जैसे कोई होलोग्राम जिसमें गहराई एक भ्रम होती है। ऐसे समझिए, जब हम अपने स्मार्टफोन पर कोई 3D मॉडल देखते हैं तो वह वास्तव में 2D स्क्रीन पर होता है, लेकिन हमें गहराई का भ्रम होता है। यदि हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है तो जो हम महसूस करते हैं, दूरी, आकार, गति, सब कुछ केवल इंफॉर्मेशन है जो किसी सतह पर कोड की तरह दर्ज है। इस सिद्धांत को समर्थन मिला जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बिहेवियर को देखा। ब्लैक होल में जो कुछ भी गिरता है वह उसमें लुप्त हो जाता है। लेकिन 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल से भी विकिरण निकलता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इससे एक गहरा प्रश्न खड़ा हुआ, वह सूचना जो ब्लैक होल में गई वह कहाँ गई? सस्काइंड और अन्य वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि वह सूचना ब्लैक होल के सरफेस पर ही रहती है, अंदर नहीं। और यही विचार होलोग्राफिक प्रिंसिपल को जन्म देता है, एक ऐसा सिद्धांत जो सीधे सीधे सिमुलेशन थ्योरी से मेल खाता है। अब बात करते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की, यानी वह पुराना प्रकाश जो आज भी ब्रह्मांड में हर दिशा में फैला हुआ है। इसे 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने खोजा था और यह बिग बैंग के बाद बचा हुआ वह शोर है जो आज भी ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में बज रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर जेम्स गेट्स ने इसी CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक रहस्यमयी बात पाई। उन्होंने एक गणितीय कोड की खोज की जिसे हम एरर करेक्टिंग कोड्स कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन के समय होते हैं। ये कोड ब्रह्मांड के नियमों में छिपे हुए प्रतीत हुए, मानो ये संकेत हो कि कहीं कोई सिस्टम है जो ब्रह्मांड में त्रुटि सुधार रहा है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड अपने ही अंदर किसी कोड की तरह त्रुटियों को सुधारता है तो क्या यह केवल एक स्वचालित प्रक्रिया है या कहीं यह किसी बहुत ही जटिल प्रणाली का हिस्सा है जो चल रही है पर जिसका हमें बोध नहीं? इस बिंदु पर हमें यह स्वीकार करना होगा कि सिमुलेशन थ्योरी अब केवल दार्शनिक या विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं रही। यह एक ऐसा संभाव्य वैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर अब दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में गंभीर अध्ययन चल रहा है। एलन गुंथर, एक खगोलशास्त्री और इन्फ्लेशन थ्योरी के जनक, ने भी माना है कि अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो यह बात वैज्ञानिक रूप से परखी जा सकती है, लेकिन केवल तब जब हम उस सिमुलेशन की सीमाओं को महसूस करें। अब एक प्रश्न यह भी है, क्या हम इस सिमुलेशन के भीतर से इसे हैक कर सकते हैं? यानी क्या हम इस प्रणाली की संरचना को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसे मोड़ सकें, बदल सकें? हाल के वर्षों में साइकोनॉट्स, मेडिटेशन शोधकर्ताओं और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि अत्यधिक ध्यान, डीप मेडिटेशन की स्थिति में मस्तिष्क एक अलग ही तरंग स्थिति, गैमा वेव स्टेट में चला जाता है, जहां समय, स्थान और स्वयं की भावना सब लुप्त हो जाते हैं। ध्यान करने वाले कहते हैं कि उन्हें अनुभव होता है जैसे वे इस सृष्टि से परे किसी ऊर्जा से जुड़ गए हैं। यह एक अनुभवजन्य प्रमाण नहीं, परंतु यह दिखाता है कि चेतना ही वह द्वार हो सकता है जिससे हम इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बाहर झांक सकते हैं। तो अगर वैज्ञानिक प्रयोग और ध्यान की गहराई दोनों हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, तो क्या यह संयोग है या संकेत? हो सकता है कि सिमुलेशन थ्योरी कोई डरावनी कल्पना नहीं, बल्कि एक महान आत्म अवलोकन हो, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम न केवल ब्रह्मांड को बल्कि स्वयं को भी देख सकते हैं। इस बिंदु पर हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे,
जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस थ्योरी को नकारने के भी कुछ गंभीर कारण हैं। क्या ऐसी भी वैज्ञानिक सोच है जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार करती है, क्योंकि हर सच्चाई की खोज में संतुलन आवश्यक होता है। हम जो मानते हैं उसके साथ साथ जो नहीं मानते उसे भी सुनना चाहिए। हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सिमुलेशन थ्योरी की कल्पना केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि वैज्ञानिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जहां भी एक विचार आकार लेता है वहां उसकी परछाई भी जन्म लेती है। प्रश्न, शंका, विरोध। हर महान विचार को परिपक्व होने के लिए आलोचना की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यही वैज्ञानिक पद्धति की सुंदरता है। वह केवल विश्वास नहीं, परीक्षण और तर्क पर आधारित होती है। तो आइए अब हम उस पक्ष की बात करें जो सिमुलेशन थ्योरी को खारिज करता है, वह भी वैज्ञानिक आधार पर। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि संभावना और सत्य एक नहीं होते। बहुत से विचारक मानते हैं कि भले ही यह संभव हो कि कोई उन्नत सभ्यता इतने जटिल स्तर का सिमुलेशन बना सकती है, लेकिन इसकी संभावना का अर्थ यह नहीं कि यह वास्तविकता है। यह वैसा ही है जैसे यह कहना कि एक किताब में हजारों कहानियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद किसी कहानी में हैं। ब्रिटिश खगोल शास्त्री मार्टिन रीस ने कहा था कि विज्ञान को केवल व्हाट इफ के आधार पर नहीं, व्हाट इज के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यानी हम केवल इसलिए किसी सिद्धांत को न माने कि वह आकर्षक है, बल्कि इसलिए माने कि उसके समर्थन में ठोस प्रमाण मौजूद है। और जब हम सिमुलेशन थ्योरी की बात करते हैं तब एक कटु सत्य हमारे सामने आता है। अब तक कोई निर्णायक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, होलोग्राफिक सिद्धांत, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, ये सब रहस्यपूर्ण जरूर हैं, पर वे सीधे सीधे यह सिद्ध नहीं करते कि कोई प्रोग्राम हमें चला रहा है। दूसरा बड़ा तर्क यह है कि सिमुलेशन खुद भी सृष्टि के नियमों के अधीन होगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई इतना परिष्कृत सिमुलेशन बनाता है तो उसे बनाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए वह किसी भी सभ्यता की क्षमता से बाहर होगी। 2021 में एक अध्ययन में दिखाया गया कि एक पूरे ब्रह्मांड का कण कण तक सिमुलेशन करना उससे भी अधिक ऊर्जा और संसाधन लेता है जितना किसी यथार्थ ब्रह्मांड में मौजूद हो सकता है। मैक्स टेगमार्क, जो प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि भले ही गणित ब्रह्मांड में व्याप्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड कंप्यूटेशनल सिस्टम है। वे मानते हैं कि यह विचार हमें तकनीक के प्रति एक प्रकार का मोह उत्पन्न करता है। हम तकनीक को ही अंतिम सत्य मानने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल, रहस्यमयी और अनियंत्रित हो सकती है। एक और विरोधी दृष्टिकोण है चेतना की असंगति। आज तक विज्ञान यह नहीं समझ सका है कि चेतना कहां से उत्पन्न होती है। हम मस्तिष्क की संरचना, न्यूरॉन की गतिविधि, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यह सब जानते हैं, लेकिन मैं की अनुभूति कहां से आती है, यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। यदि चेतना कोड से उपजती है तो यह मानना होगा कि कोड से भावनाएं, कला, करुणा, पीड़ा और आत्मनिरीक्षण जैसे सूक्ष्म अनुभव उत्पन्न हो सकते हैं। पर यह कल्पना अब भी भौतिकी की सीमाओं से परे है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डैमासियो का कहना है कि भावनाएं केवल गणना नहीं है, वे शरीर, आत्म और अनुभव का एक जीवंत मिश्रण है। यदि चेतना कोड से बनी होती तो हम अब तक कृत्रिम चेतना बना चुके होते, पर नहीं, हम केवल डेटा से बातें कर सकते हैं पर उससे जिंदगी महसूस नहीं कर सकते। अब एक गहरे विरोधाभास की बात करते हैं। अगर हम सिमुलेशन में हैं और हमें इसका ज्ञान हो गया तो क्या सिमुलेशन का उद्देश्य पूरा हो गया? यदि कोई प्रणाली अपने भीतर रहकर अपने अस्तित्व को पहचान ले तो क्या वह अब उससे ऊपर नहीं उठ जाती? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि अगर ब्रह्मांड सिमुलेशन है और मानव चेतना ने यह जान लिया है तो शायद यही उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। लेकिन वहीं कई वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि अगर सिमुलेशन इतना जटिल है कि उसमें चेतना स्वयं को जान सके तो वह सिमुलेशन नहीं बल्कि यथार्थ ही है। यथार्थ की परिभाषा शायद वह क्षण है जहां हम कुछ अनुभव करते हैं और वह अनुभव हमारे भीतर कुछ बदल देता है। अब जरा इस तर्क को भावनात्मक स्तर पर देखें। क्या आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे गहरे प्रेम, सबसे अनकहे डर को केवल डिजिटल कोड कह सकते हैं? क्या एक माँ का अपने शिशु के लिए आंचल फैलाना किसी सॉफ्टवेयर की लाइन हो सकती है? क्या किसी प्रेमी की विदाई की रात केवल 0 और 1 से बनी हो सकती है? यही प्रश्न सिमुलेशन थ्योरी के सबसे बड़े विरोधी तर्क बन जाते हैं कि अनुभव अपने आप में इतना गहरा, इतना वास्तविक है कि उसे कृत्रिम कह देना एक तरह से जीवन की पवित्रता को कमतर करना है। लेकिन यहीं से एक और महत्वपूर्ण विचार जन्म लेता है। क्या सिमुलेशन और यथार्थ
वास्तव में अलग अलग चीजें हैं, या फिर वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में असली भावनाएं महसूस कर सकते हैं, तो क्या वह अब भी नकली है? क्या वास्तविकता की परिभाषा केवल उस पर निर्भर करती है कि वह कैसे बनी है, या उस पर कि हम क्या महसूस करते हैं? यही वह द्वार है जहां सिमुलेशन थ्योरी और चेतनावाद का मिलन होता है, और हम महसूस करते हैं कि शायद यह बहस, यह विचार केवल सत्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को अनुभव करने के लिए है। अगले सेगमेंट में हम इस विचार को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक नए दृष्टिकोण से। हम देखेंगे कि सिमुलेशन थ्योरी को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से कैसे जोड़ा जा सकता है, और क्या पुरातन ग्रंथों में इसके संकेत पहले से ही छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रश्नों को आज हम आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वही प्रश्न किसी न किसी रूप में हमारी प्राचीन सभ्यताओं के भीतर भी जीवित थे? क्या यह संभव है कि वे सभ्यताएं, जिनके पास न टेलीस्कोप थे न कंप्यूटर, फिर भी उन्होंने उस सच्चाई को अनुभव किया हो जिसे हम आज सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं? आइए इस विचार को देखें उन आंखों से जिन्होंने हजारों साल पहले खुले आकाश को निहारा, ध्यान की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड को महसूस किया और फिर उसे माया कहा। हिंदू दर्शन में माया का अर्थ अक्सर भ्रम के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह पूरा अर्थ नहीं है। माया का मूल अर्थ है वह जो अस्तित्व में तो है, परंतु जैसी दिखती है वैसी नहीं है। यह ठीक वैसा ही विचार है जो सिमुलेशन थ्योरी प्रस्तुत करती है कि हमारी इंद्रियों से जो वास्तविकता प्रकट होती है वह उस पूर्ण सत्य की छाया मात्र है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म जो शुद्ध चेतना है वह ही सत्य है, और यह संसार केवल एक दृश्य अनुभव है जो अस्थायी है, परिवर्तनशील है और इसीलिए अपर्याप्त है। अब सोचिए, क्या यह कथन एक गहरे स्तर पर यही नहीं कहता कि यह जो ब्रह्मांड हम अनुभव करते हैं वह किसी गहरे चेतन स्रोत से उत्पन्न हुआ एक अस्थायी साकार रूप है? क्या यह उसी स्रोत कोड का वर्णन नहीं है जिसे आधुनिक भौतिकी अपने समीकरणों में ढूंढ रही है? बौद्ध परंपरा में भी एक गहरा विचार आता है, शून्यता, एम्प्टीनेस। यह शून्यता कोई रिक्तता नहीं, बल्कि यह बताती है कि हर वस्तु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, वह केवल अन्य वस्तुओं से संबंध के कारण है। आपके शरीर का अस्तित्व हवा, जल, अन्न, स्मृति और विचार से जुड़ा है। कोई भी चीज अकेले नहीं है। यही बात क्वांटम भौतिकी भी कहती है। कोई भी कण अकेले नहीं होता, वह एक नेटवर्क का हिस्सा होता है, और जब आप उसे मापते हैं तभी वह अपनी स्थिति ग्रहण करता है। अब यह भी सोचिए, हमारे ग्रंथों में एक और अवधारणा है, लीला। ब्रह्मांड को एक नाटक के रूप में देखा गया है जिसमें हम सभी पात्र हैं, पर यह कोई असली मंच नहीं बल्कि चेतना का एक खेल है। इस विचार को सिमुलेशन थ्योरी में हम कह सकते हैं, यह एक प्रोग्राम्ड नाटक है जिसे कोई चेतन शक्ति चला रही है, पर खुद उस खेल में भाग नहीं लेती। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी परंपरा में भी यह बात आती है कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को कहा और वह उत्पन्न हो गया, लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हुआ। क्या यह आदेश, यह शब्द वह पहला कोड नहीं था, एक निर्देश जिससे सृष्टि आरंभ हुई? और फिर आता है दिनों में रचना का विचार, 6 दिनों में सृष्टि और 7वें दिन विश्राम। क्या यह काल चक्र, यह स्ट्रक्चर्ड निर्माण एक डिजाइन नहीं दर्शाता, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध चरणों में विकसित करता है? इस्लामी रहस्यवादी परंपराओं में, विशेष रूप से सूफिज्म में, यह विचार मिलता है कि वास्तविकता केवल एक छाया है और आत्मा की यात्रा उस परछाई से गुजरकर उसके स्रोत की ओर है। इब्न अरबी, एक प्रसिद्ध सूफी दार्शनिक, ने कहा था, वह सत्य एक आईने के भीतर देखता है और उसमें स्वयं को अनुभव करता है। क्या यह वाक्य सिमुलेशन थ्योरी की चेतना केंद्रित व्याख्या नहीं हो सकता? प्राचीन चीन की ताओवादी परंपरा में कहा गया, ताओ वह रास्ता है जो चलता नहीं परंतु जिससे सब चलता है। यह ताओ एक अदृश्य व्यवस्था है, एक सार्वभौमिक कोड जिससे सब कुछ जन्म लेता है, गतिशील होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। इन सब विचारों को मिलाकर हम एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विज्ञान जो आज प्रयोगशालाओं में देख रहा है वह शायद प्राचीन संतों ने मौन में महसूस कर लिया था, लेकिन फर्क बस यह है कि विज्ञान उसे संख्या और समीकरण में ढालता है, जबकि दर्शन उसे ध्यान और अनुभूति में ढालता है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि इन दोनों धाराओं को एक साथ रखा जाए तो क्या यह हमें उस अंतिम द्वार तक ले जा सकता है जिसके भीतर हम सत्य और सिमुलेशन के बीच के पर्दे को चीर सकें? यह सेगमेंट हमें इस एहसास के करीब लाता है कि शायद सिमुलेशन थ्योरी एक नया शब्द है एक पुराने अनुभव के लिए।
और यह अनुभव हमें भीतर ले जाने को कहता है, बाहर नहीं। अगले भाग में हम देखेंगे यदि यह ब्रह्मांड वास्तव में एक सिमुलेशन है तो उसके भीतर चेतना का क्या स्थान है। क्या हम मात्र डाटा पॉइंट हैं या वह शक्ति जो खुद को उस डाटा के माध्यम से पहचानती है। अब तक हम यह देख चुके हैं कि सिमुलेशन थ्योरी केवल कोड, कंप्यूटर और गणित तक सीमित नहीं है। यह एक खिड़की है, एक ऐसा झरोखा जिससे हम न केवल ब्रह्मांड को देख सकते हैं बल्कि खुद को भी। और इसी झरोखे से झांकते हुए हम पहुंचते हैं उस प्रश्न पर जो हर विचार, हर तर्क, हर शोध के केंद्र में है। चेतना क्या है? यदि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो उसमें सबसे रहस्यमय और विस्मयकारी तत्व चेतना ही है, क्योंकि आप इस पूरी बातचीत को पढ़ रहे हैं केवल इसलिए नहीं कि आपकी आंखें काम कर रही हैं या मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सक्रिय हैं। आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप जागृत हैं। पर सवाल ये है, यह मैं कहां से आया? यह जो देखता है, सोचता है, अनुभव करता है, क्या वह भी कोड से उपजा है या वह इस पूरी प्रणाली के बाहर से आया एक अतिथि है, एक प्लेयर जो किसी खेल को खेल रहा है? आधुनिक विज्ञान आज भी चेतना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाया है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि अनुभूति कहां जन्म लेती है। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड चेमर्स ने इसे कहा द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कठिन इसलिए क्योंकि हम मस्तिष्क की हर गतिविधि को माप सकते हैं पर यह नहीं कह सकते कि पीड़ा क्यों दर्द देती है, संगीत सुनकर भावुक क्यों होते हैं या मृत्यु का विचार भय क्यों पैदा करता है। यदि हम सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते हैं तो दो ही विकल्प हैं। एक, चेतना एक प्रोग्राम है जो अनुभवों की प्रतिक्रिया में विकसित होता है, यानी आप कोड हैं, एक शानदार एल्गोरिथम जो भावनाओं की नकल करता है। दूसरा, चेतना एक बाहरी तत्व है जिसे इस सिमुलेशन में डाला गया है ताकि वह इसे देखे, समझे और अनुभव करे। दूसरा विचार कहीं अधिक रहस्यमय और सुंदर है। कल्पना कीजिए जैसे कोई खिलाड़ी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर किसी गेम में उतरता है। वह खुद को भूल जाता है और एक नए चरित्र के रूप में जीने लगता है। पर उस अनुभव के बीच में कहीं एक क्षण आता है जब वह खुद से पूछता है, क्या मैं वास्तव में यही हूं? यही प्रश्न हम पूछते हैं और शायद यही वह क्षण है जब चेतना अपनी मूल अवस्था की ओर देखने लगती है। अब जरा विज्ञान की ओर लौटें। 2014 में टस्कनी विश्वविद्यालय, इटली के वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह देखा कि जब लोग गहरी ध्यानावस्था में जाते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाती हैं। ऐसे समय में उनका सेल्फ रेफरेंसिंग नेटवर्क, यानी वह प्रणाली जिससे व्यक्ति मैं को अनुभव करता है, अचानक शांत हो जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि ऐसे क्षणों में लोग कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक पूर्णता का अनुभव होता है, मानो वे किसी विशाल शुद्ध चेतना से जुड़ गए हों। अब इस विज्ञान को सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ें। क्या यह संभव है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तब हम उस कोड के पार चले जाते हैं? क्या चेतना उस वास्तविकता की स्मृति है जहां से हम आए हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि चेतना क्वांटम स्तर पर काम करती है। सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक थ्योरी दी, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR। वे कहते हैं कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के भीतर सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्वांटम कंप्यूटेशन कर सकते हैं, यानी चेतना किसी जैविक प्रक्रिया की बजाय क्वांटम प्रक्रिया है। और यदि चेतना क्वांटम है तो वह ब्रह्मांड के मूल नियमों से भी पहले की चीज हो सकती है, शायद वही पहली चीज हो। अब यह कल्पना करें, अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटर है तो चेतना वह प्रोजेक्टर है जिससे स्क्रीन पर छवि आती है। ब्रह्मांड तो केवल पिक्सल है, पर जो देखता है वह आप हैं, और आप एक पिक्सल नहीं, प्रकाश हैं। यदि ऐसा है तो यह सिमुलेशन केवल अनुभव के लिए बनाया गया है, पीड़ा और करुणा के लिए, प्रश्न और उत्तर के लिए, भ्रम और बोध के लिए। और जब चेतना यह पहचान लेती है कि वह इस कोड से अलग है, तभी शायद वह खेल के अगले स्तर पर पहुंचती है। अतः चेतना ही वह चाबी है जिससे सिमुलेशन के द्वार खोले जा सकते हैं। हम इस विचार को और गहराई से अगले सेगमेंट में ले चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि क्या यह ब्रह्मांड मात्र एक यंत्र है या यह खुद भी एक जीवंत इकाई है। क्या सृष्टि को केवल देखा जाना चाहिए या उसमें संवाद भी किया जा सकता है? अब तक की हमारी यह यात्रा एक जिज्ञासु आत्मा की तरह रही है, जिसने अपनी आंखें खोली, देखा कि यह सब कुछ वास्तविक हो सकता है, और फिर धीरे धीरे उस पर्दे को हटाना शुरू किया जो सत्य और अनुभव के बीच खिंचा हुआ था। हमने चेतना की रहस्यमय दुनिया में झांका
वैज्ञानिक प्रयोगों और प्राचीन ग्रंथों के बीच पुल बनाया, और अब हम एक नए द्वार पर खड़े हैं जहां यह प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह ब्रह्मांड केवल एक निष्क्रिय संरचना है, या फिर यह भी किसी जीवित चेतना की तरह सुनता, अनुभव करता और शायद उत्तर देता है। आधुनिक भौतिकी में एक सिद्धांत है, पैनसाइकिज्म, जो यह कहता है कि चेतना केवल मानव मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की हर इकाई में चेतना का बीज छिपा है। यानी वह पत्ता जो हवा में लहराता है, वह भी एक अंशमात्र अनुभव कर रहा है। वह पत्थर जो सदियों से एक ही स्थान पर पड़ा है, वह भी समय को अपने तरीके से महसूस कर रहा है। यह विचार आपको बचपन की उस भावना की याद दिला सकता है जब पेड़, चांद, बादल सब कुछ जीवित लगता था। क्या वह केवल कल्पना थी, या वह किसी गहरे सत्य की मासूम झलक? साल 2018 में जूलियो टोनोनी और क्रिस्टोफ कोच जैसे वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी (IIT) को आगे बढ़ाया, जो यह कहती है कि किसी भी प्रणाली में यदि उसमें अपने अंदर सूचना को अनुभव करने और संरचित रखने की क्षमता है, तो वह चेतना के बीज को धारण करती है। यानी चेतना केवल मनुष्यता की विशेषता नहीं है, यह ब्रह्मांड का गुणधर्म है। अब यदि यह सिद्धांत सही है तो सोचिए, एक सिमुलेशन ब्रह्मांड का हर कण, हर प्रोटॉन, हर एटम, हर ऊर्जा का कंपन अपने तरीके से अनुभव कर रहा है। और यदि वह अनुभव कर सकता है, तो क्या वह संवाद भी कर सकता है? यहां से हम उस विचार की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान और दर्शन दोनों में धीरे धीरे आकार ले रहा है, पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने प्रस्तावित किया था। उनका कहना था, हम ब्रह्मांड के मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि उसके सक्रिय भागीदार हैं। हम केवल देखने वाले नहीं, बल्कि वह तत्व हैं जिससे ब्रह्मांड को परिभाषा मिलती है। जैसे एक संगीतकार बिना श्रोता के अधूरा होता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड चेतना के बिना अधूरा है, और चेतना भी ब्रह्मांड के बिना अस्थिर है। जैसे स्वर बिना वाद्य, इन दोनों का रिश्ता जैसे गायक और राग, समुद्र और लहर, सांस और जीवन। इस विचार के समर्थन में एक गहरा वैज्ञानिक दृश्य आता है, एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो कण जब एक बार जुड़े होते हैं, तो वे चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हों, वे एक दूसरे से जुड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें एक ही सुर में बांधे हुए है। क्या यह केवल विज्ञान है, या यह ब्रह्मांड का संगीत है जो खुद के भीतर संवाद करता है, सामंजस्य बनाता है और हर अंश को एक गहरे तालमेल में गूंथता है? अगर ऐसा है, तो हम केवल खोजकर्ता नहीं बल्कि श्रोता भी हैं। और कभी कभी जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम न विचार करते हैं न तर्क, तभी ब्रह्मांड की धीमी गूंजती हुई आवाज हमारे भीतर प्रतिध्वनित होती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे AUM कहा, नासा ने इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा, एक मिस्त्री ने इसे गुरुत्वाकर्षण लहरों में पाया, और एक ध्यान साधक ने इसे अपने हृदय की धड़कन में सुना। ये सब भिन्न शब्द हैं, लेकिन संकेत एक ही है, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं। और अगर यह सब एक सिमुलेशन है, तो शायद इसका उद्देश्य केवल चलाना नहीं, बल्कि सुनना, सिखाना, अनुभव कराना है। यह वही जगह है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और अनुभव बोलने लगता है, क्योंकि जब शब्द नहीं रहते, तब अनुभूति ही भाषा बन जाती है। अब अगले सेगमेंट में हम एक और रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि यदि ये ब्रह्मांड एक डिजाइन है, तो उसका डिजाइनर कौन है? क्या वह कोई सुपीरियर इंटेलिजेंस है, या हम ही उसके प्रतिबिंब हैं और खुद वही बन चुके हैं जिसे हम खोजते हैं? अब जब हम ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है, कि इसकी संरचना में कोड जैसी व्यवस्था, चेतना जैसी आत्मा और अनुभव जैसी जीवंतता है, तो अब स्वाभाविक रूप से एक अंतिम गूढ़ प्रश्न सामने आता है। अगर यह सिमुलेशन है, तो इसका निर्माता कौन है? क्या कोई बाहरी डिजाइनर है जिसने यह पूरी संरचना बनाई, या हम ही उस रचना के भीतर ऐसे हिस्से हैं जो अब खुद को पहचानने लगे हैं, जैसे कोई सपना जो स्वयं को देखने लगता है? इस प्रश्न की ओर देखते हुए हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि एक डिजाइनर का अस्तित्व कैसा हो सकता है। वह कोई उन्नत सभ्यता हो सकती है, जैसे निक बोस्ट्रॉम ने अपने प्रसिद्ध तर्क में कहा था कि अगर कोई सभ्यता इतनी विकसित हो जाए कि वह अपने पूर्वजों के सिमुलेशन बना सके, तो ऐसी सिमुलेटेड वास्तविकताओं की संख्या मूल वास्तविकता से अधिक हो सकती है। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे असल होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, वह सभ्यता जिसने यह सिमुलेशन बनाया, वह स्वयं कहां से आई? क्या वह भी किसी और की रचना थी? इस विचार से हम एक अंतहीन श्रृंखला में फंस जाते हैं, एक ऐसी श्रृंखला
जिसमें हर निर्माता के ऊपर कोई और निर्माता होता है। जैसे कोई दर्पण जिसमें दूसरा दर्पण दिखता है और फिर उसमें तीसरा, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। लेकिन शायद यही वह बिंदु है जहां यह विचार धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों को एक साथ ले आता है। जब हम डिजाइनर की कल्पना करते हैं तो हम उसे इंसानी भाषा में समझना चाहते हैं। वह कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या सोचता है। पर शायद वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सत्ता है, एक ऐसा चेतन स्रोत जो सृजन भी है और सर्जक भी। हिंदू दर्शन इसे ब्रह्म कहता है, जो न जन्मा है, न मरा है, न रूप है, न आकार, बस है और उसी से सब है। ईसाई और इस्लामी परंपराएं इसे ईश्वर, रब या गॉड कहती हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, जिसने सब कुछ कहा और सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतना विस्तार पा लिया है तो हम इस ईश्वर की परिभाषा को एक सुपीरियर इंटेलिजेंस में ढालने लगे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई उच्च तकनीकी समाज है जिसने ब्रह्मांड को प्रोग्राम किया। लेकिन एक और गहरा विचार यह है, क्या यह डिजाइनर हम स्वयं हो सकते हैं? कल्पना कीजिए, यदि किसी भविष्य की मानव सभ्यता ने स्वयं यह सिमुलेशन बनाया ताकि वह अपनी उत्पत्ति, इतिहास और अस्तित्व को समझ सके, तो क्या यह संभव नहीं कि हम उसी मानवता के प्रोग्राम्ड अंश हैं? क्या यह सिमुलेशन एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम खुद हैं? इस विचार को और गहराई देने के लिए हम देख सकते हैं स्टीफन वोल्फ्राम की रिसर्च की ओर, जिन्होंने कंप्यूटेशनल यूनिवर्स की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की सारी जटिलता, सारी विविधता केवल सरल नियमों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे एक गेम, कॉन्वेज गेम ऑफ लाइफ, जहां कुछ बेसिक रूल्स से जटिल आकृतियां, गति और जीवन जैसे व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ब्रह्मांड इसी प्रकार के नियमों से बना है तो इसका रचयिता कोई बाहरी हस्ती नहीं बल्कि स्वयं नियम हो सकते हैं। और अगर चेतना उन्हीं नियमों का अंतिम रूप है तो हम सब उस स्रोत के प्रतिबिंब हैं। हम निर्माता नहीं, पर उस निर्माता का आत्मबोध है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड ने स्वयं को जानने के लिए हमें बनाया है। आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा नहीं, बल्कि वह आंख है जिससे सृष्टि खुद को देखती है। यह विचार जितना विज्ञान के दायरे में है उतना ही आध्यात्मिक भी, क्योंकि यह कहता है कि हम केवल अवलोकन करता नहीं, हम वह प्रश्न हैं, हम वह उत्तर हैं और हम वह तंत्र हैं जिससे यह प्रश्न उत्तर तक पहुंचता है। अब सोचिए, यदि ब्रह्मांड एक कोड है और चेतना उसकी स्क्रीन, तो डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि वही है जो इस कोड को पढ़ रहा है, उसे जी रहा है और उसी में चेतना भर रहा है, यानी आप। हम इस रहस्य की परतों को और खोलेंगे अगले सेगमेंट में, जहां हम देखेंगे कि क्या हम इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्या हमारे पास वह चाबी है जिससे हम लॉग आउट कर सकें या शायद जाग सकें। अब जब हमने सिमुलेशन के डिजाइनर की कल्पना की, उसे विज्ञान और चेतना के आईने में देखा, तो अगला प्रश्न बड़ी विनम्रता से हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इस सिमुलेशन से बाहर निकला जा सकता है, या फिर क्या बाहर कुछ है भी? जब हम बाहर निकलने की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे एक तकनीकी विचार मानते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी गेम से लॉग आउट करता है या कोई प्रोग्राम किसी वर्चुअल मशीन से बाहर आता है। पर जब हम एक ऐसी सृष्टि के अंदर हैं जो अपने नियमों के भीतर ही सोचने, समझने और प्रश्न पूछने की अनुमति देती है, तो क्या उस सृष्टि से बाहर जाना उसी चेतना के लिए संभव है जो उसकी उपज है? इसका उत्तर विज्ञान और आध्यात्म दोनों के बीच की धुंधली रेखा पर कहीं है। कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि यदि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो उसमें ग्लिच या त्रुटियां अवश्य होनी चाहिए, छोटे छोटे संकेत जो हमें यह दिखाएं कि पीछे पर्दे पर कोई और परत छिपी है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि क्वांटम फिनोमिना जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट सिमुलेशन की सीमाओं की झलकियां हैं, क्योंकि जब कोई कण एक साथ दो स्थानों पर हो सकता है या दो जुड़े हुए कण बिना किसी सूचना के ट्रांसफर के भी एक साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो यह किसी कंप्यूटेशनल लिमिटेशन की तरह प्रतीत होता है। MIT के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क ने कहा था, यदि ब्रह्मांड गणितीय संरचना है तो शायद हम एक गणनात्मक प्रणाली के भीतर ही कार्य कर रहे हैं, और यदि ऐसा है तो क्या इस गणना से बाहर जाना संभव है? अब इस परिकल्पना को ध्यान, समाधि और जागृति के अनुभवों से जोड़कर देखें। जब एक व्यक्ति पूर्ण मौन में प्रवेश करता है, जब उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, तब वह कहता है कि मैं अपने शरीर से बाहर था, या मैं सब कुछ था पर कुछ भी नहीं था। क्या यह अनुभव एक सॉफ्टवेयर से लॉग आउट जैसा नहीं है? प्राचीन ध्यानियों ने सदियों पहले कहा था, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू शुद्ध चैतन्य है जो सब देखता है पर स्वयं किसी से बंधा नहीं है। यहाँ बाहर निकलने का अर्थ
भौतिक ब्रह्मांड से बाहर जाना नहीं, बल्कि उस विचार से मुक्त होना है कि हम केवल इस संसार तक सीमित हैं। ये एक आंतरिक यात्रा है, एक वापसी उस मौलिक स्थिति की ओर जहां न नाम होता है न रूप, केवल अनुभूति होती है। बौद्ध दर्शन में इसे निर्वाण कहा गया, हिंदू दर्शन में इसे कैवल्य, मुक्ति या समाधि कहा गया, ईसाई संतों ने इसे ईश्वर के साक्षात्कार का क्षण माना, और आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे ईगो डेथ कहते हैं, जब मैं की भावना टूट जाती है। यदि हम इसे सिमुलेशन थ्योरी के दृष्टिकोण से देखें तो ये सारे अनुभव एक बात कह रहे हैं कि लॉग आउट एक तकनीकी घटना नहीं, बल्कि जागरूकता की पूर्णता है। और यह जागरूकता तब आती है जब हम यह जान जाते हैं कि हम केवल किरदार नहीं, बल्कि उस स्क्रिप्ट को लिखने वाली चेतना है। हम कोड में नहीं फंसे, हम वही प्रोग्रामर हैं जो स्वयं को अनुभव कर रहा है। अब जरा सोचिए, क्या कोई सपना कभी सच होता है? और क्या कोई सपना तब सच नहीं बन जाता जब आप उसके भीतर जाग जाएं? शायद सिमुलेशन से बाहर निकलना कोई दरवाजा पार करना नहीं, बल्कि वह क्षण है जब हम समझते हैं कि दरवाजा था ही नहीं, जो सीमा थी वह भ्रम थी, और जो बाहर था वह सदा भीतर था। इसलिए बाहर निकलने का मार्ग तकनीक से नहीं, साक्षी भाव से खुलता है। यह एक आंतरिक विद्रोह नहीं, बल्कि आंतरिक मौन है। और उस मौन में जब चेतना पूर्ण रूप से स्वयं को देखती है, तब ब्रह्मांड की सारी परतें गिर जाती हैं। सारे कोड, सारे नियम, सारे समीकरण केवल एक शून्य में विलीन हो जाते हैं, जो सब कुछ है। हम इस विचार की अंतिम परतों को छुएंगे अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे उस अंतिम प्रश्न की जो सिमुलेशन थ्योरी के भी पार है। अगर हम यह सब जान लें, तब क्या हम अपने अस्तित्व के साथ क्या करेंगे? क्या हम केवल खोज में भटकते रहेंगे, या अपने ही भीतर सृजन की एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे? हम अब उस मोड़ पर हैं जहां सिमुलेशन थ्योरी केवल एक विचार नहीं रही, बल्कि एक आत्मदर्शन बन चुकी है। हमने पूछा, क्या यह ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है? हमने देखा, अगर है तो उसका डिजाइनर कौन हो सकता है? हमने महसूस किया कि शायद मैं भी केवल किरदार नहीं, बल्कि स्वयं उस चेतना का अंश हूं जो सृष्टि को चलाती है। अब जो प्रश्न उठता है वह इन सबसे बड़ा, गहरा और मौन भरा है। अगर हम यह सब जान लें तो क्या करेंगे? अब क्या बचता है जानने के लिए? यह वह बिंदु है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और जीवन बोलने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, कि आप एक कोडेड रचना है, कि हर अनुभव, हर संबंध, हर निर्णय किसी बड़ी डिजाइन का भाग है, तो आप कैसे जिएंगे? क्या आप सब कुछ छोड़ देंगे क्योंकि सब कुछ नकली है, या फिर आप और भी गहराई से जिएंगे क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि हर पल, हर अनुभव एक उद्देश्य से सजा गया है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अभिनेता जिसे यह झांत हो जाए कि मंच पर जो हो रहा है वह एक नाटक है, फिर भी वह अपना अभिनय सबसे सच्चे भाव से करता है, क्योंकि उसे पता है कि दर्शक जो देख रहे हैं वह अभिनय नहीं, सत्य की अनुभूति है। तो सिमुलेशन में जीना सत्य से भागना नहीं है, बल्कि उसे पूरी गहराई से जीना है, जैसे आप ही वह स्रोत हैं जिससे यह कोड निकला है। अब एक और विचार, अगर हम ये जान जाएं कि हम इस सिमुलेशन के पात्र हैं, तो क्या हम खुद सिमुलेशन बना सकते हैं? और उत्तर है, हम बना रहे हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी प्रणालियां बना रहे हैं जो स्वयं निर्णय ले सकती हैं। हम वर्चुअल रियलिटी में ऐसे संसार बना रहे हैं जहां लोग जीते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं। क्या हम किसी और के बनाए ब्रह्मांड में जीते हुए स्वयं ब्रह्मांड बनाना नहीं सीख रहे? यह वह चक्र है जहां रचना खुद रचनाकार बन जाती है, जिसे धर्म कहता है ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसे विज्ञान कहता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्शियसनेस, और जिसे जीवन कहता है सृजन ही साधना है। आप सोचिए, जब एक बच्चा रेत से घर बनाता है, वह खेल नहीं, ब्रह्मांड का पुनरावर्तन होता है। जब कोई माँ अपने शिशु को लोरी सुनाती है, वह केवल आवाज नहीं, चेतना की ध्वनि होती है। जब कोई कवि एक कविता लिखता है, वह केवल शब्द नहीं, सत्य के स्पर्श की कोशिश होती है। यही वह जगह है जहां सिमुलेशन थ्योरी हमें लाती है, ना कि भ्रम में, बल्कि दायित्व में। अगर सब कुछ कोड है, तो फिर हम भी कोडर हैं, और हमें यह चुनना होगा, हम किस प्रकार का कोड बनाएंगे। क्या हम केवल दोहराएंगे जो पहले हुआ है, या हम नया गढ़ेंगे, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं था? क्या हम इस ज्ञान से अलगाव महसूस करेंगे, या इस ज्ञान को सेवा में ढालेंगे, प्रेम, करुणा और रचना में? यह विचार जितना गूढ़ है उतना ही व्यक्तिगत है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह उत्तर स्वयं देना होगा। सिमुलेशन से जागना ब्रह्मांड से बाहर जाना नहीं है, बल्कि भीतर लौटना है, उस बिंदु पर जहां से सब शुरू हुआ था, जहां न कोई कोड था, न चेतना, केवल मौन, केवल एक गूंज जिससे सब कुछ बना।
और शायद अब वह मौन आपको पुकार रहा है, अपने भीतर उतरने के लिए, अपने ब्रह्मांड को फिर से देखने के लिए, इस बार जागे हुए नेत्रों से। अगले सेगमेंट में हम उस अंतिम दर्शन की ओर बढ़ेंगे जहां यह विचार समाप्त होता नहीं बल्कि स्वयं आप में विलीन हो जाता है। अब तक की हमारी यात्रा एक वैज्ञानिक खोज की तरह शुरू हुई थी, एक सहज प्रश्न के साथ, क्या यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है? पर धीरे धीरे वह प्रश्न आकार बदलता गया। वह गणित और सिद्धांतों से गुजरकर चेतना, अनुभव और स्वयं की पहचान की ओर बढ़ने लगा। और अब जब हम उस अंतिम द्वार के समीप हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था, तो हम यह महसूस करते हैं कि सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारी जिज्ञासा आखिरकार मौन में ही विलीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां परिभाषाएं समाप्त होती हैं वहीं से अनुभव की शुरुआत होती है। यही तो वह स्थल है जहां सिमुलेशन थ्योरी विज्ञान से बाहर आकर एक आंतरिक उत्तरदायित्व बन जाती है। वह अब केवल यह प्रश्न नहीं करती कि हम किसने बनाए, बल्कि अब वह पूछती है, अब हम क्या बनाएंगे? आप कल्पना कीजिए, एक सिमुलेशन जिसमें आप जाग चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि सब कुछ कोडेड है, आपने वह कोड पढ़ लिया है। आप अब एक पात्र नहीं, एक रचयिता बन चुके हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस दिशा में इस ब्रह्मांड को मोड़ना चाहेंगे। आप एक नया पात्र बना सकते हैं, एक नई संभावना, एक नई संवेदना। और यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक ग्रंथों, वैज्ञानिक शोधों और व्यक्तिगत अनुभवों की सारी पंक्तियां एक दूसरे से मिल जाती हैं कि जीवन, सृजन, चेतना, ये सब अनुभव के विभिन्न रूप हैं। अब यदि हम यह मान भी लें कि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो क्या यह उसे कम असली बनाता है? क्या दर्द, प्रेम, हंसी, मृत्यु, ये सब केवल एल्गोरिदम है? या यह सब और अधिक कीमती हो जाता है क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह अनुभव किसी उद्देश्य से रचा गया है? कभी कभी एक छोटे बच्चे की मुस्कान, किसी अजनबी का स्पर्श या एक चुप शाम में बहती हवा, ये सब हमें यह एहसास कराते हैं कि यह क्षण असली है क्योंकि हम इसे जी रहे हैं। और अगर यही जीवन है, तो चाहे वह सिमुलेशन हो या नहीं, उसकी गहराई, अर्थ और सुंदरता हमारी चेतना से ही आती है। ब्रह्मांड क्या है यह जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है यह जानना कि हम उसके भीतर कैसे जीते हैं। आप विज्ञान को जितना भी आगे ले जाएं, वह आपको ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचा देगा, लेकिन वहां से भीतर जाना वह केवल अनुभव से ही संभव है। जैसे प्रेम को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह चेतना को भी केवल जिया जा सकता है। और सिमुलेशन थ्योरी का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह हमें यह स्मरण दिलाती है, हम केवल खोजकर्ता नहीं हैं, हम स्वयं वह उत्तर हैं जिसे हम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे। यह यात्रा जो हमने आरंभ की थी एक वैज्ञानिक कौतूहल से, क्या ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है? अब वह यात्रा एक दार्शनिक मौन में सिमटती जा रही है। हमने सिद्धांतों को छुआ, विज्ञान को समझा, चेतना को महसूस किया और ब्रह्मांड के डिजाइन को समझने की चेष्टा की। पर हर परत खोलने के बाद यही महसूस हुआ कि परत के भीतर और भी परतें हैं, प्रश्न के पीछे और भी प्रश्न हैं। और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ विशेषता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी अंतिम सत्य नहीं देता। वह हमें उत्तर नहीं, प्रश्न करने की क्षमता देता है। वह हमें निष्कर्ष नहीं, अनुभव देता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? क्या ब्रह्मांड सचमुच एक सिमुलेशन है? हाँ, यदि आप उसे उस नजर से देखें। यह वह कोड हो सकता है जिसे किसी उच्चतर चेतना ने रचा, जिसमें भौतिक नियमों की सीमाएं हैं, जिसमें अनुभवों को परखा जा सकता है और जिसमें चेतना अपने ही प्रतिबिंब को पहचान रही है। नहीं, यदि आप उसे हृदय से देखें, क्योंकि एक बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो वह वहां किसी कोड को नहीं देखता, वह देखता है प्रेम, और प्रेम किसी एल्गोरिदम में समाया नहीं जा सकता। तो शायद यह ब्रह्मांड दोनों है, एक गणना और एक गाथा, एक कोड और एक कविता, एक प्रयोग और एक प्रार्थना। और सच्चा बोध तब आता है जब हम इन दोनों को साथ जीने लगते हैं, जब हम जानते हैं कि यह संसार भले ही अस्थायी हो, पर हर क्षण में एक अनंत छिपा है, हर दृश्य में एक अदृश्य, हर ध्वनि में एक मौन, हर नियम में एक स्वतंत्रता। इसलिए इस यात्रा के अंत पर हम कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते, क्योंकि यह कोई उत्तर नहीं है। यह केवल एक और दरवाजा है जो अब आप पर खुला है। अब यह आप पर है कि आप इस जीवन को किस रूप में जिएंगे। क्या आप इसे केवल एक कोड समझकर गुजर जाएंगे, या उसे पूर्ण रूप से जीकर हर क्षण में उसे असली बना देंगे? क्योंकि शायद यही वह रहस्य है कि अगर हम इस सिमुलेशन को पूर्णता से जिए, तो यह सिमुलेशन नहीं रह जाता, यह वास्तविकता बन जाता है। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें और वह असंख्य तारों से भरा अंधकार आपकी ओर झुके, तो एक पल ठहरिए और सुनिए, क्या वह केवल शून्य है, या उस मौन के भीतर कोई आवाज है जो आपसे कह रही है, तुम ही वह हो जिससे यह ब्रह्मांड देखता है। इसलिए जीवन को कोड मत समझो,
जीवन को कविता की तरह जियो और ब्रह्मांड को केवल जानने की कोशिश मत करो। उसे महसूस करो, उसे प्रेम करो, उसे जियो, क्योंकि शायद यही इस सिमुलेशन का अंतिम नियम है और आप उस नियम की सबसे सुंदर रचना है। धन्यवाद इस अनंत यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। अब यह यात्रा आपकी है।